साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। तो साथियों, आज का अपना सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ आवश्यक जानकारी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और साथियों, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। इस चैनल ने, जो कि आप सभी के सहयोग से शुरू के 15 दिनों में ही अपने 100 का आंकड़ा टच कर लिया है। आज हम अपने साथियों के साथ 100 साथी मिल चुके हैं। अगर आने वाले समय में भी हम ऐसे ही अपने एक एक दो दो साथियों को और जोड़ेंगे तो हम बहुत ही आगे निकल चलेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। साथियों, आज थोड़ा समय के अभाव में ऐसा हुआ है कि आपके लिए प्रश्न आंसर नहीं बने हैं, तो हम वैसे ही थोड़ी रीडिंग मारेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा। तो साथियों, शुरू करते हैं अपना सेशन कि आखिर क्या होता है उत्सर्जन तंत्र, कौन कौन से हैं उत्सर्जन तंत्र और क्या इसके कार्य हैं। तो इसकी कार्य प्रणाली जानेंगे। तो अपन बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो आप सुनिएगा, उत्सर्जन तंत्र वो होते हैं, वे अपने शरीर के शरीर के अंग होते हैं जो हमारे शरीर में से जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, अनावश्यक चीज़ें हैं, उनको बाहर निकालते हैं। जैसे शरीर के पसीना हो गया, शरीर में अनावश्यक यूरिया हो गया, इन सभी को हैं जो कि हमारे शरीर के अंग, शरीर के में अनावश्यक जो कि भोजन हो गया, उन सभी को बाहर निकालते हैं। वे सभी उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने वाले जो तंत्र हैं, अंग हैं, उन सभी को हम उत्सर्जन अंग बोलते हैं। और उन सभी अंगों से मिलके है जो कि उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं कि आखिर उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। तो वो हम आपके त्वचा, और दूसरा है आपका फेफड़े, तीसरा है आपका बड़ी आंत, और जो प्रमुख है वो है आपका वृक्क, गुर्दे या किडनी। ये चारों हैं जो कि आपके उत्सर्जन अंग हैं। इन चारों से मिलके है जो कि उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। हम बात करते हैं इन सभी की क्या क्या कार्य हैं। तो पहला है आपका त्वचा, इसके बारे में बात करते हैं। त्वचा के क्या कार्य हैं। तो त्वचा आपके है जो कि पसीना है उसे बाहर निकालती है, पसीने को बाहर निकालती है। और जो आपके शरीर का है ताप है उसको नियंत्रण में रखती है। दो कार्य तो ये हो गए त्वचा। और ये जो त्वचा है ये आपके शरीर की सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो कि उत्सर्जन अंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्सर्जन अंग हो गया, पहला त्वचा हो गई। दूसरा हम बात करते हैं आपके फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े हैं जो कि आपके रक्त में से CO2 को बाहर निकालते हैं। ये हो गया फेफड़ों का काम। रक्त में से है, ब्लड में से है जो आपका CO2 को बाहर निकालना फेफड़े का जो प्रमुख काम है वो है। तीसरा हम बात करते हैं जो कि है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत के क्या काम है? बड़ी आंत के काम है कि आपके शरीर में जो भी अनावश्यक भोजन है, जो हमारा शरीर उसको ग्रहण नहीं करता है, पचाता नहीं है, तो उसको है जो कि बाहर निकालती है। अर्थात बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का काम है जो कि बड़ी आंत करती है। आपने अभी तक 3 अंग पढ़े हैं। त्वचा शरीर के सबसे बड़ा अंग है अर्थात उत्सर्जन अंग है। वो क्या करती है? पसीने को बाहर निकालती है। अतिरिक्त लवण है उसको बाहर निकालती है। और शरीर का हर मोला अंग भी है जो कि त्वचा को ही कहा जाता है। दूसरा हमने बात कर ली कि आपका हो गया फेफड़ा। वो क्या करता है? वो आपके CO2 को बाहर निकालता है ब्लड में से। तीसरा हो गया आपकी बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है जो कि बिना पचे हुए भोजन को है जो कि शरीर से बाहर निकालती है। तो ये हो गया आपके 3 उत्सर्जन अंग। चौथा हम बात करते हैं जो कि वृक्क है, गुर्दा है, किडनी है। ये हो गया किडनी। अब इस किडनी के क्या कार्य हैं? तो किडनी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
पहली बात तो ये कि ये है ना संख्या में 2 होती हैं किडनी, संख्या में 2 होती हैं। इनका क्या काम है, इनका प्रमुख काम है आपका जो कि आपका रक्त है अर्थात ब्लड है, उसमें से यूरिया को बाहर निकालना। ये हो गया। अब इस किडनी में है, इन किडनियों में इनका वज़न होता है, साथ साथ लिखते चलिएगा, 140 से 160 ग्राम इनका वज़न होता है किडनी का। और इनकी जो क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है। संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई इसकी नेफ्रॉन कहलाती है किडनी की। एक बार दोबारा से सुनिएगा। किडनी संख्या में 2 होती हैं। क्या काम है, रक्त में से यूरिया को बाहर निकालना। इनका वजन होता है 140 से 160 ग्राम और इनकी जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। हम बात करते हैं कि सर ये नेफ्रॉन क्या होता है, तो हम नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। नेफ्रॉन को समझाने के लिए मेरे को स्लाइड थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, तो मैं आपके सामने से अदृश्य हो जाता हूँ। नेफ्रॉन की हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है, तो इसके समझने के लिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने पेंसिल चूज कर लिया, एक बार आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये मान लीजिए कि कोई नली आ रही है और ये इसकी चलनी हो गई और ये दूसरी नल की। अब ये हो गया आपका कटोरे नुमा एक भाग और यह आ गया आपका, यह आप डायग्राम समझ लीजिएगा। इसमें से आपका ब्लड आ रहा है जो कि अशुद्ध है, अर्थात उसमें यूरिया वगैरह सब कुछ मिला हुआ है और यहाँ पे एकत्रित हुआ। एक बार आप ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पे एकत्रित हुआ, इसमें से है जो कि आपके जो रक्त है उसमें से यहाँ पे जो छानने की प्रक्रिया है, आप इनका नामकरण कर लेते हैं। यह है आपकी अभिवाही धमनी, ये हो गई आपकी अभिवाही धमनी, साथ साथ लिखते चलिएगा। इसे कहते हैं आपका ग्लोमेरुलस गुच्छ, ग्लोमेरुलस गुच्छ। और ये हो गई आपकी अपवाही धमनी, इसे कहते हैं आप बोमन संपुट, बोमन संपुट। इस बोमन संपुट में ही है जो कि यहाँ पे ये छन छन के है जो कि सारा पदार्थ आता है। ये हो गई आपकी नलिका और ये हो गया आपका मूत्र संग्रह। आप लिखते चलिएगा, मेरे पास स्लाइड छोटी है। होता क्या है कि इस अभिवाही धमनी में है जो कि आपका रक्त आता है, उसमें यूरिया वगैरह जो कि सभी प्रोटीन वगैरह हैं, ग्लूकोज वगैरह है, पानी है, सब मिला हुआ आता है। यहाँ पे है ग्लोमेरुलस गुच्छ में जो कि ये एकत्रित होता है और यहाँ पे छनने की प्रक्रिया होती है। छनने के बाद में जो शुद्ध रुधिर है वो आपका अपवाही धमनी में से आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं बोमन संपुट की। यहाँ पे जो एकत्रित हुआ इसमें सभी तत्व आपके ग्लूकोज भी है, पानी है, यूरिया है, खनिज आयन है, प्रोटीन वगैरह है, जो सभी कुछ हैं वो इसमें एकत्रित हो जाते हैं। अब आपका है जो इसमें सब एकत्रित हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, इस वाले पार्टिकुलर क्षेत्र में है जो कि आपका है ग्लूकोज और प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये सभी का है जो कि इस वाले पार्टिकुलर क्षेत्र में है, अवशोषण किया जाता है और वो है आपका पीसीटी। इस वाले पार्टिकुलर क्षेत्र में अर्थात पीसीटी में जो आपका ग्लूकोज हो गया और अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गए, इनका अवशोषण किया जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे है जो कि जो बच गया, जो सारे पदार्थ बच गए वो आपके आगे आगे इस पीसीटी के आगे, तो जो बीच वाला पार्ट है, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये हो गया आपका जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे है जो कि आपका हेनले का लूप कहलाता है, हेनले का लूप। इस हेनले के लूप में क्या है कि आपका एडीएच हार्मोन की सहायता से है जो कि पानी का अवशोषण किया जाता है। जो पदार्थ यहाँ पे छन के आए थे हमारे पास, उनमें प्रोटीन वगैरह और जो खनिज आयन है, ग्लूकोज है, इनका तो अवशोषण यहीं पे ऊपर ही कर लिया गया था। बाकी जो बाद में बचा पानी वगैरह है जो कि यहाँ पे आपके एडीएच हार्मोन की सहायता से हेनले के लूप में पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। और नेक्स्ट जो भी पदार्थ या तत्व आगे बच जाते हैं उनका एक बार पुनः दोबारा से अवशोषण किया जाता है और वो आपके डीसीटी में किया जाता है। अर्थात हेनले के लूप से आगे डीसीटी में जो कि आपके खनिज लवण हैं जो कि बच गए यहाँ से आने के बाद में,
उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। पुनः अवशोषण अर्थात मूत्र बनने की ये जो क्रिया है उसमें 3 बार है जो कि प्रक्रिया गुजर चुकी है। आपका एक बार तो छनना हो गया, दूसरी बार उनका अवशोषण हो गया और तीसरी बार है जो कि पुनः अवशोषण अर्थात डीसीटी में पुनः अवशोषण हो चुका है। अब बाकी जो बच गया वो सारा आपका इस मूत्र नलिका संग्रह में एकत्रित हो जाता है। मैं आपके सामने पुनः आ जाता हूँ। मैं आपके सामने आ चुका हूँ। हम बात करते हैं ये जो मूत्र बनने की क्रिया आपके सामने बताई है मैंने, इसमें 3 प्रकार की क्रिया हो चुकी है। एक बार तो हो गया आपका छनना, दूसरा हो गया अवशोषण और तीसरा हो गया आपका पुनः अवशोषण अर्थात दोबारा से अवशोषण, पुनः अवशोषण। तो आपका जो मूत्र नलिका संग्रह में जो पदार्थ एकत्रित हुआ है उसमें हम बात करते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें होता है आपके 95% तो है जो कि पानी और 2 से 3% है जो कि यूरिया, पानी यूरिया, और बाकी जो बच गया वो होते हैं आपके अन्य तत्व। अन्य तत्व में आपके प्रोटीन भी निकलता है, विटामिन सी भी निकलता है, वो कुछ भी जो एक्स्ट्रा हैं वो सभी उसमें निकल जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, अन्य तत्व 2 से 3। तो ये हो गया आपके मूत्र बनने की प्रक्रिया। आगे हम बात करते हैं ये जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं वो सभी में अलग अलग होते हैं अर्थात पक्षियों में अलग होते हैं, मानव में अलग होते हैं और जो जलीय जीव हैं उनमें अलग अलग होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर है जो कि 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है जीवों को। तो हम उनका नाम लिख लेते हैं। पहला है आपका अमोनियो, 3 भागों में जीवों का वर्गीकरण किया गया है, हम उनकी बात करते हैं। पहला है आपका अमोनियोटैलिक, दूसरा है आपका यूरियोटैलिक और तीसरा है आपका यूरिकोटैलिक। अमोनियोटैलिक हो गया आपका पहला, यूरियोटैलिक हो गया दूसरा और यूरिकोटैलिक हो गया तीसरा। हम बात करते हैं इनके बारे में। अमोनियोटैलिक में कौन कौन से आते हैं? इनमें आते हैं आपके जो सभी जलीय जीव वगैरह हैं, और यूरियोटैलिक में आते हैं हम सभी स्तनधारी मानव, और यूरिकोटैलिक में आते हैं आपके एबीज वर्ग जो भी पक्षी हैं वो सभी यूरिकोटैलिक में आते हैं। हम बात करते हैं सर ये क्या निकालते हैं अर्थात इनसे किस तत्व का है, इस किस पदार्थ का है जो कि उत्सर्जन होता है। तो ये आपके निकालते हैं अमोनिया, साथ साथ लिखते चलिएगा। अमोनियोटैलिक हैं जो कि अमोनिया उत्सर्जन करते हैं, और यूरियोटैलिक हैं जो कि हम हैं मानव वगैरह हैं सभी स्तनधारी हैं, इनसे हैं जो कि यूरिया का उत्सर्जन होता है। और यूरिकोटैलिक है जो कि यूरिक अम्ल होता है वो इनसे निकलता है अर्थात ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इनमें से है जो कि सब विषैला कौन सा होता है और कम विषैला कौन सा होता है। तो आपका जो पहला है अमोनियोटैलिक, वो सबसे खतरनाक होता है अर्थात सबसे ज़्यादा विषैला होता है, और ये अमोनियोटैलिक से कम विषैला होता है। यूरिया है जो कि अमोनिया से कम विषैला होता है, और यूरिक अम्ल जो कि सबसे ही कम विषैला होता है अर्थात ज़्यादा विष इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने मूत्र के बारे में भी है जो कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो मानव का मूत्र निर्माण प्रक्रिया हमने समझी थी अभी, तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात भी हम हैं जो कि पढ़ लेते हैं। मानव के मूत्र का पीएच है, मूत्र का पीएच मान होता है आपके 6, और मानव के मूत्र में है जो कि जो स्मेल आती है, बदबू आती है, वो आती है आपके इस अमोनिया की वजह से ही। और जो मूत्र का पीला रंग होता है, बदबू हो गई आपके अमोनिया की वजह से। और जो मूत्र का पीला रंग होता है वो होता है आपके मूत्र में है जो कि यूरोक्रम नाम का वर्णक पाया जाता है। यूरोक्रम नाम का वर्णक है, उसकी वजह से है जो कि मूत्र का पीला रंग होता है। तो ये 3 बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, और हर बार लगभग एग्ज़ाम में ये बातें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन हमने एक बात सुनी है कि जिस व्यक्ति के जिनकी दोनों किडनी खराब हो जाती हैं उसको है जो कि एक डायलिसिस नाम की है जो कि ऑपरेशन किया जाता है, उस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। सर वो डायलिसिस है क्या?
तो हम उसकी भी बात करते हैं। डायलिसिस में से क्या होता है, डायलिसिस में क्या होता है कि व्यक्ति की है जो कि दोनों किडनी ख़राब हो जाती हैं, तो ये जो नेफ्रॉन की संरचना मैंने आपको बताई थी कि वो जो छानने की प्रक्रिया थी वो उसमें नहीं होगी जब किडनी दोनों फेल हो जाएंगी। तो उस प्रक्रिया के दौरान डायलिसिस प्रक्रिया उसी को कहते हैं कि रक्त में से है जो कि उस यूरिया को छाना जाता है, उसी प्रक्रिया को है जो कि डायलिसिस कहा जाता है। रक्त में से यूरिया को छानने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, उसी के दौरान है जो कि ये डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन एक बात है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है वो भी मूत्र के द्वारा ही किया जाता है, तो सर वो कैसे होता है, तो हम उसके बारे में भी है जो कि थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके लिए मेरे को अदृश्य होना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड थोड़ी बड़ी चाहिएगी। उस प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या होता है कि ये पेंसिल चूज कर लेंगे, एक बार थोड़ी बारीक कर लेते हैं। हाँ जी, प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या हो गया कि ये हो गया आपका गर्भाशय है, उसमें मतलब प्रारंभ के 9 से 10 दिन तक तो भ्रूण को कोई पोषण नहीं मिलता है, वो इधर उधर ही भटकता रहता है। यह आपका है भ्रूण। 10 दिन के बाद में है जो कि ये भ्रूण प्लासेंटा या अपरा के माध्यम से है जो कि गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। ये जो प्लासेंटा है वो ही आपके भ्रूण को है जो कि पोषण प्रदान करती है, प्लासेंटा के द्वारा ही उसको पोषण मिलता है। नेक्स्ट, इस प्लासेंटा से है जो कि आपका एक हार्मोन निकलता है, HCG नाम से है जो कि एक हार्मोन निकलता है, पूरा नाम है इसका ह्यूमन कोरोनिक गोडेनोट्रोफिक हार्मोन। इस HCG हार्मोन है, ये जो HCG हार्मोन है यही आपके मूत्र में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो मूत्र में अगर आपके HCG हार्मोन की उपस्थिति पाई जाती है तो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट में सफल माना जाता है कि प्रेगनेंस है या नहीं है। तो यही प्रक्रिया है कि आपके मूत्र से है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, HCG हार्मोन की उपस्थिति ही उसमें देखी जाती है। तो साथियों, ये हो गया आपका उत्सर्जन तंत्र की मैंने बात करी आज आपके सामने। समय के अभाव में आपके लिए प्रश्न नहीं तैयार हो पाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हमने जो आज 15 दिनों में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है एक तरह से, तो साथियों आने वाले दिनों में भी जो कि आप ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा और अपने एक साथियों को 2 साथियों को और जोड़िएगा ताकि हम बहुत ही आगे निकल चलेंगे। थैंक यू सो मच।